Hello friends, how are you? Hope everyone is fine, everyone is reading and everyone is growing. तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल. द नेम ऑफ माय चैनल इज़ हिंदुस्तान. सो जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो मैं यहीं पे इसमें ही डालता हूँ. जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, वो सारे चैप्टर जो मैं इसी में ही कवर करता हूँ हिंदुस्तान चैनल में. तो आज आपके लिए मैं एक और चैप्टर लेके आया हूँ 5वीं क्लास का एनसीईआरटी का, रिमझिम बुक का. तो उस चैप्टर का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह. तो इसका मतलब यह होता है कि जहाँ पे आपकी चाह होती है, जहाँ पे आपकी विलिंगनेस होती है, वहाँ पे राह होती है. वहाँ पे आपको जो है कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है. बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की. तो आपको रास्ता जो है वो खुद कुदरत जो है कहीं ना कहीं से दिखा ही देगी. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है जहाँ चाह वहाँ राह. तो यहाँ पे एक थोड़ा समरी दे देता हूँ मैं एक चैप्टर की. यहाँ पे एक ऐसी ये लड़की है. तो इस लड़की के बारे में बताया गया है कि ये लड़की के हाथ ना होने के बावजूद भी, हाथ जो है इनके थोड़े से डिसेबल्ड हैं, तो हाथ ना होने के बावजूद भी ये लड़की ने क्या क्या अपनी लाइफ में हासिल किया, क्या क्या नेम और फेम पाया. तो उस चीज़ से पता चलता है कि अगर आपके अंदर भी उसी तरह की लगन है जिस तरह की लगन इस लड़की के अंदर थी, तो आप भी जो है अपना एक नेम और एक फेम जो है सोसाइटी में पा सकते हो, हासिल कर सकते हो. तो इसीलिए बोला गया है कि जहाँ पे आपकी चाह है, जहाँ आपकी विलिंगनेस है, करने की कुछ इच्छा है, वहाँ पे आपको रास्ता मिल ही जाएगा. भले ही इसके पास हाथ नहीं थे, इसलिए इन लड़की के पास, बट स्टिल इनको मिल ही गया रास्ता. कोई ना कोई तो रास्ता मिल ही जाता है कि जहाँ से जो है इंसान अपनी एक पहचान बना लेता है. तो चलिए फट से शुरू करते हैं इस चैप्टर को. मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था. तो धोती आप जानते ही हो, मेल जो है, मेल लोग धोती पहनते हैं. तो एक मलमली धोती है जिसका बादामी रंग, आपने बादाम देखे होंगे तो उस कलर का जो रंग होगा वो धोती का रंग रहा होगा. तो मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था. जो मलमली धोती थी उसका बादामी रंग खिल उठा था. किनारों पर कसूती के टांके से पिरोई हुई बेल थी. तो जो उस धोती की बात कर रही हैं कि जो उस धोती के किनारे थे पर कसूती के टांकों, कसूती मतलब कपड़ा. देखिए स्टूडेंट्स, मैं जो जिस वर्ड पे हाईलाइट करता हूँ, जिस वर्ड पे मैं एम्फसाइज करता हूँ, जिसको यहाँ मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, उसको आप अपने दिमाग में रखा करिए. आप उसको अपने नोट डाउन कर लिया करिए ताकि आपको वो वर्ड जो है याद हो जाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं. तो यहाँ पे है किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी. तो कसूती मतलब कपड़ा, तो धोती के किनारों पे तो है कपड़े के टांकों से जो है एक बेल पिरोई हुई थी. इसको बोलते हैं कढ़ाई करना. मतलब किसी धागे से जो है आप किसी कपड़े के ऊपर कढ़ाई करते हो, फूल पत्ती बनाते हो. इंग्लिश में इसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. तो आगे देखते हैं. पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे. पल्लू तो आप समझते ही हैं, लेकिन भरवा टाँके क्या होते हैं? टाँके तो वही होते हैं स्टिचेस, जो स्टिचेस लगाते हैं, जो बुनते हैं. भरवा का मतलब ये होता है कि कुछ, ये आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कुछ ऐसे टाँके होते हैं जो कि पहले कपड़े पे आउटलाइनिंग कर ली जाती है. मान लो फूल बनाना है तो फूल की आउटलाइनिंग कर लेते हैं. उसके बाद में उस पूरे फूल को जो है कलर की बजाय टाँकों से भरा जाता है. तो उस तरह के टाँकों को बोलते हैं भरवा टाँके. ये आप इमेज में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है. तो कलर की जगह पे जो है उन टाँकों के अंदर रंग किया जाता है, उस फूल पत्ते के अंदर रंग किया जाता है, बट बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड. जो उनके पास ऊन है, जो भी है, कसूती है, उससे रंग किया जाता है, भर भर के रंग किया जाता है. तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो. लेकिन ये एक तरह की कला होती है, बहुत मुश्किल कला होती है, और इसी कला को जो है ये जो लड़की है वो कर रही थी. तो आगे देखते हैं. भरवा टाँके आप समझ गए. सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी. तो सुनहरे मतलब गोल्डन, रुपहले मतलब सिल्वर कलर के. कुछ गोल्डन कलर के थे, बेल बूटियाँ थी, थोड़े कुछ सुनहरे कलर के थे, सिल्वर कलर के थे. तो उन सब से जो थे एक तरह से जान ही आ गई थी. ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सब रियल है. जिस कपड़े पे भी कढ़ाई की होगी इन्होंने,
क्योंकि ये माहिर तो थी तभी इनका नाम जो है इतना मशहूर हुआ। और आप आज इन शख्सियत को अपनी बुक में पढ़ भी रहे हो, तो कुछ कमाल ही किया होगा, वो हम देखते हैं आगे चल के। इन बेल बूटों को सजाया था इला सिचानी ने। तो अभी देखिए यहाँ पे एक सस्पेंस था कि इनका नाम है कौन, आखिर में ये लड़की है कौन। तो ये लड़की है ईला सचानी, इनका पूरा नाम है ईला सचानी, ठीक है। तो ये जो काम है बेल बूटों को सजाना, कढ़ाई करना, बर्मा टाँके करना, कसूती से टाँके करना, धोती पे डिज़ाइन डालना, ये सब काम जो है ईला सचानी जी कर रही हैं। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो अभी हम नीचे कुछ कढ़ाई के नमूने दिखा दूंगा मैं आपको। तो वो जो कढ़ाई के नमूने हैं वो इनकी एक मिसाल है। इस तरह से जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो अपाहिज या अपंग इंसान होते हैं, लोग होते हैं, मेल या फीमेल होती है, वो एक तरह के नमूने होते हैं, एक तरह के मिसाल होते हैं, जो कि इस तरह का काम कर गुजरते हैं। जैसे इस केस में जो है हाथ अच्छे से काम करने के बावजूद भी जो है इन्होंने कढ़ाई की। तो आगे देखते हैं। 26 साल की इस ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। तो जो ईला थी वो 26 साल की थी और गुजरात के ज़िले सूरत में रहती थी। तो गुजरात में तो ये सब काम जो है वैसे भी बहुत होता है, कपड़े का काम तो बहुत है वहाँ पे, कढ़ाई का काम भी बहुत है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि इस लड़की का गुजरात से आना एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि गुजरात जाना ही अपने कपड़ों के व्यापार के लिए जाता है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो क्या कह रहे हैं कि जो उनका बचपन था वो अमरेली ज़िला पड़ता होगा राजकोट गांव के आसपास, तो अब उनके नाना के घर पे बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। सांझ होते ही तो मोहल्ले के बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे सब बाहर आ जाते हैं खेलने के लिए। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं। खेल तो किसी भी तरह का हो सकता है, बच्चे तो किसी भी चीज़ को खेल बना लेते हैं। तो जैसे मिट्टी पे आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहे हैं तो वो एक तरह का खेल हो गया। कुछ कन्नेर के पत्तों से पिटी बजाते हैं। तो कन्नेर के पत्ते होते हैं, ये आप इमेज में देख पाएंगे। तो क्या बजाते हैं, उससे सीटी बजाते हैं। वो पत्तों को कुछ तरह एक ख़ास तरीके से फोल्ड करके उनसे सीटी बज जाती है। तो कुछ लोग क्या करते थे कि सीटी बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते हैं। गिट्टे क्या होता है कि जैसे हमारे गाँव वगैरह में घड़े वगैरह टूट जाते हैं तो उनको जो गिट्टियाँ होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं घड़ों के, मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं, उसको एक के ऊपर एक रख के और वो उसको फोड़ना होता है, फिर वो पूरा एक खेल होता है। उसकी इमेज भी आप देख पा रहे हो साइड में। तो कुछ लोग वो खेलते थे। तो कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के टिकारे बटोर कर पिट्ठू भी खेलते थे। एक पिट्ठू भी खेल होता है, उसकी भी इमेज आप देख पाओगे। तो आपने भी आई एम श्योर खेला होगा। आप इन सब खेलों के बारे में भली बात ही जो है आप इनसे वो होंगे, विभूत होंगे, आप जानते होंगे इनके बारे में, खेलों के बारे में, और आपने खेले भी होंगे खुद। इनफैक्ट सब लोग खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पींगे लेते हैं। पींगे का मतलब होता है, प्लीज़ नोट डाउन करना, पींगे का मतलब होता है कि स्विंग करना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्विंग करना। मतलब पेड़ पे जो है कोई मजबूत तना देख के उसके ऊपर जो है रस्सी बांध दी जाती है और उसमें रस्सी में बैठ के जो है हम झूला झूलते हैं, उसको बोलते हैं पींगे लेना। तो पींगे लेते हैं कुछ लोग। तो उसके बाद में ऊंची ऊंची पींगे लेते हैं और ऊंचे ऊंचे स्वर में एक साथ गाते हैं, कच्चे नीम की निम्भोरी सावन जल्दी आयो रे। तो ये पींग जो लोग झूलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, ये ज़्यादातर सावन के मौसम में ही झूली जाती है। इसके ऊपर तो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में गाने भी बने हैं, सावन के झूले वगैरह। तो इन सब चीज़ों को जो है किताबों में भी जगह दी जाती है, हमारे गानों में जगह दी जाती है, फिल्मों में जगह दी जाती है, क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है। तो इसलिए वो गाना भी गाते हैं झूला लेते हुए, पींग करते हुए, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आयो रे। तो सावन को ही बुलाने की बात हो रही है। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पींगे नहीं ले पाती। अब जैसे सब लोग क्या करते थे, पींगे लेते थे, ठीक है, अपना झूला झूलते थे,
और गाना भी गाते थे। लेकिन ईला जो थी वो गाना तो गाती थी उनके साथ, लेकिन पींग नहीं ले पाती थी। कैसे ले पाती? क्योंकि पींग लेने के लिए जो है रस्सी को दोनों हाथ से मजबूत से पकड़ के बैठना पड़ता है, लेकिन उसके हाथ तो काम करते नहीं थे ईला के, तो वो इसलिए वो पींग नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उड़ते ही नहीं थे। तो जब पींग लेने के लिए वो रस्सी पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाती थी तो हाथ उठते ही नहीं थे। कैसे उठेंगे? क्योंकि वो डिसेबल्ड थी, दिव्यांग थी। तो आगे देखते हैं। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों ना कर पाती हूँ। तो वो क्या करती? निराश हो जाती, चुपचाप जाके किसी किनारे बैठ जाती है और मन ही मन में जैसे हर कोई सोचता है वैसे वो भी सोचती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ, जबकि बाकी सब बच्चे कर पाते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह के तो उनके साथ खेल सके। अब बच्चे जो हैं वो तो दिल के सच्चे होते हैं, उनको कोई ये नहीं है कि वो बच्चा क्यों नहीं खेल रहा है, उसको नहीं खेलना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो चाहे बच्चे जो सोसाइटी के बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि ईला भी हमारे साथ खेले, कोई ना कोई खेल तो खेले कम से कम। एक ये नहीं खेल सकते तो दूसरा खेले, दूसरा नहीं खेल सकते तो तीसरा खेले। तो ये जो है वो सोसाइटी के बच्चों की एक मेंटालिटी है जो कि बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए। तो उसके बाद में कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। विष अमृत का खेल के भी आप इमेज देख पाओगे, आप जानते होगे इसके बारे में। और उसके बाद में पकड़म पकड़ाई तो सब जानते हैं, बस पकड़ना ही होता है। तो इन सब खेलों में शामिल तो हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती भी, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। थप्पा कैसे करते हैं? थप्पा हाथ मार के करना पड़ता है। जिसको जो भाग रहा है तो सामने वाले के पीठ पे जो है थप्पा करना होता है, तो वो थप्पा नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके हाथ नहीं उठते थे, तो वो फिर निराश हो जाती थी। हाथ नहीं उठ पाने तो धप्पा कैसे करेगी? वह बहुत कोशिश करती मगर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। वो बहुत कोशिश करती थी अपने हाथों का इस्तेमाल करने की, अपने हाथों के साथ कुछ यूज़फुल करने की, कुछ खेलने की, काम करने की, लेकिन नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ जो है साथ नहीं देते थे। तो उसके बाद में ये है, साथ ना देने की ठान रखी हो। ठान रखी हो एक तरह का मुहावरा ही होता है कि मतलब आपने मन में बिठा रखा है कि बस करना ही नहीं है, तो ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती की तरह लिया। तो वो कैसे लिया, वही चीज़ देखने वाली है। तो ज़रा देखते हैं कैसे उसने लिया है चुनौती की तरह, क्या चुनौतियाँ आई और उसने कैसे उसका सामना किया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो हाथों से नहीं कर पा रही है तो पैरों से कहीं ना शरीर के किसी न किसी अंग से तो कोशिश करेगी वो। तो उसके बाद पैर थे तो उसने पैरों से शुरुआत की। दाल भात खाना, दाल भात, भात मतलब चावल, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फिर फर्श बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मतलब सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। तख्ती आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो थोड़े 1990 के आसपास के पैदा हुए होंगे उनको पता होगा कि जो है ये तख्ती क्या चीज़ होती है, आप फोटो में भी देख पा रहे हो। तो उस तख्ती पे भी लिखना, ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने पैरों से करने लगी थी, प्रैक्टिस करने लगी थी एक तरह से, ताकि मैं अपने पैरों से कर पाऊँ ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद में उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। तो दाखिला तो ले लिया, दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाथ नहीं है, वो कैसे लिख पाएगी। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कि भाई इसकी सुरक्षा कौन करेगा, कहीं उसके काम की गति को लेकर, गति मतलब तेज़ी, तो उसके मतलब जल्दी कर पाएगी कि नहीं कर पाएंगी। बाकी बच्चों को अगर लिखवाएंगे पढ़ाएंगे वो जल्दी से लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन ये पीछे रह जाएगी, ये कर नहीं पाएगी। तो वो सब चीज़ें थी। तो इसलिए जो है उसको स्कूल में दाखिला मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो कहीं तो उसके बाद में है, किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती है। अब यहाँ पे क्या किया है उसने, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती मतलब तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, टाइम से पहले कर लेना, एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कर लेना, तो उसको बोलते हैं फुर्ती, स्विफ्टली इंग्लिश में बोलते हैं, से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। बहुत इतनी तेज़ी से काम कर लेती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे कि बिना हाथों के इसने ये जो पर्टिकुलर काम है वो इतनी तेज़ी से कैसे कर लिया।
पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। अब देखिए हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। हाथ की जगह पैर यूज़ कर रही थी तो उसकी अपनी लिमिटेशन है। तो कुछ कुछ काम ऐसे थे जहाँ पे उसको दिक्कत आती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। घुटने टेकना भी एक तरह का मुहावरा है कि मतलब हार मानने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। अब उसने 10वीं की परीक्षा दी थी लेकिन उसमें पास नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि वो पूरे 3 घंटे में जो है, जो परीक्षा का समय होता है, उस समय में पूरा पेपर नहीं लिख पाई थी। तो अब ये चीज़, अब देखिए डिसेबल्ड पर्सन को जो है एक अतिरिक्त टाइम भी दिया जाता है, क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, तो उनको काम करने में टाइम लगता है। तो जो हमारे जो सरकार है वो क्या करती है, उन्होंने प्रावधान दे रखा है ऐसे इस तरह के दिव्यांग बच्चों को कि भाई आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है। और आपको जब समय परीक्षा लिखने का समय दिया जाएगा तो वो थोड़ा बढ़ा के मिलेगा। लेकिन इस चीज़ की जानकारी ईला को नहीं थी। ठीक है, उसे पता ही नहीं था कि भाई मुझे भी जो है अतिरिक्त टाइम जो है मिल सकता था। तो इसलिए वो परीक्षा में पास नहीं हुई, फेल हो गई। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसको बोलते हैं स्क्रिबर। तो मतलब अगर आप किसी वजह से आपके हाथ में चोट लग गई है, कुछ है, अपंग है, हाथ से आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, अगर आप नहीं लिख पाते हो एग्ज़ाम, तो आपको जो है एक अतिरिक्त पर्सन दिया जाता है जो कि अनबाइस्ड पर्सन होता है। वो बस आप जो बोलोगे वो वही लिखेगा, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं लिखेगा। तो इस तरह के व्यक्ति की सुविधा भी जो है दी जाती है। ये जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। अब उसको इसके बारे में भी नहीं पता था कि भाई मुझे कोई अतिरिक्त आदमी मिल सकता है जो कि है मुझे मेरा पेपर लिख सकता था, मेरी परीक्षा को लिख सकता था, नहीं तो वो पास हो जाते। पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। अब फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके साथ इतना मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, ये सब हो गया, फिर हाथों से भी वो नाकाम है। तो इतना सब होने के बावजूद भी जो है उसने हार नहीं मानी। फिर उसने ये भी मन में सोचा कि यहाँ पे आके सब ख़त्म थोड़ी ना हो जाता है, आगे भी ज़िंदगी है, आगे भी बहुत कुछ कर लेंगे। तो क्या करेगी वो, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, ये प्रेरणा देने वाली स्टोरी है। तो इसको आपको सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। आपकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। तो जो ईला की माँ थी वो जो है, माँ और दादी दोनों ही, वो क्या करते थे, एक तरह की अदाकारी करते थे। उस अदाकारी को बोलते हैं काशीदाकारी। तो काशीदाकारी में क्या होता है कि वही एम्ब्रॉयडरी, वही अपना स्टिचेस लगाना, बुनना, टाँके भरना, डिज़ाइन डालना, धोती पे डिज़ाइन डालना, किसी मखमली किसी और कपड़े पे डिज़ाइन डालना, वो सब चीज़ें। तो वो बचपन से देख रही थी अपनी दादी और माँ को। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। रेशम पिरोना, रेशम का मतलब कोई भी धागा जो हो गया, रेशम का धागा, उसको सुई में हम बहुत ही बारीकी से पिरोते हैं ना, एक आँख बंद करके, आप फोटो में देख पा रहे हो। तो वो उस तरह से पिरोती थी और फिर उस पिरोने से लेके वो जो है बूटियाँ भी उकेरती थी। जो भी कपड़ा होता था, जो भी धोती वोती कुछ भी होती थी, उसके ऊपर जो है वो फूल फूटियाँ जो है, फूल पत्ती वो सब बनाती थी, उकेरती थी। ना जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। फिर उसके मन में पता नहीं कहाँ से आया कि मैं अब यही काम करूँगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करूँगी। यहाँ भी उसने अपने पैर और अंगूठों का सहारा लिया। उसने पैरों और अंगूठों का सहारा लिया, हाथों का इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ले नहीं सकते थे, उसके हाथ काम नहीं करते थे। दोनों अंगूठों के बीच सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है। अब आप यहाँ के 2 अंगूठों की बात तो हो रही है, लेकिन वो पैर के अंगूठों की बात हो रही है। तो भाई उसमें सुई लेके उस रेशम के धागे को उसके अंदर पिरोना कोई आसान काम नहीं होता। हम तो अपने हाथों से कई बार नहीं पिरो पाते हैं, वो तो अपने पैरों से पिरो रही थी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। वही बात हो गई कि भाई आपके अंदर इच्छा है तो आप उसको कर दोगे। लाख ज़माना आपको बोलेगा कि नहीं यार, आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप ये काम से नहीं सीख सकते हो, आप ये सब्जेक्ट तुम्हारे मतलब का नहीं है, तो ये तुम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। लाख ज़माना बोलेगा, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो वो चीज़ होके ही रहेगी।
बस ये है कि जहाँ चाह वहाँ राह, आपकी चाह होना बहुत ज़रूरी है। राह जो है आपको अपने आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिल ही जाएगी। तो आगे हम देखते हैं। हाँ, तो जहाँ चाह वहाँ राह, यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस, मतलब चाहे आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, बट आपने उसको जो है वेट किया, उसका इंतज़ार किया, धैर्य रखा और विश्वास अपने मन में रखा। तो क्या किया, उसने विश्वास और धैर्य से जो है किसको झुठला दिया था, कुदरत को। अब यहाँ पे कुदरत को झुठलाने का मतलब ये है कि कुदरत ने उसको हाथ नहीं दिए थे, और कुदरत के हिसाब से ये है कि वो काम भी नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने कुदरत को झुठला दिया। कैसे? अपने पैरों से काम करके। तो 15-16 साल की होते ही ईला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। अब ये काठियावाड़ी एक तरह की खास तरह की काशीदाकारी होती है, ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो उसमें भी माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पे किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, और टाँके कौन से लगे हैं, भरवें टाँके लगे हैं या दूसरे टाँके लगे हैं, ये सब जो है वो समझ चुकी थी। उसको पता लग गया था कि ये काशीदाकारी करनी कैसे है। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधानों मतलब जिन कपड़ों पे उसने जो है अपनी वो की थी, काशीदाकारी की थी, उसने कढ़ाई की थी, उसकी जो प्रदर्शनी लगने लगी। प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन। हम जाते हैं ना एग्जीबिशन में, एक तरह से मेला ही होता है कि ड्राइंग्स की एग्जीबिशन लगती है, फिर कोई बुक्स की एग्जीबिशन हो सकती है, जॉब्स के लिए एग्जीबिशन हो सकती है, मतलब प्रदर्शनी लगना। तो जो है उसके बनाए गए डिज़ाइन फूल पत्तियों वाले जो कि पैरों से बने थे, उसको जो है एक सोसाइटी को दिखाया जाता है प्रदर्शनी में कि देखिए इस लड़की ने बिना हाथ के पे जो है पैरों से इतने खूबसूरत जो है डिज़ाइन बनाए हैं। तो वही तो उसकी एक मिसाल है कि भाई बिना हाथ के जो है उसने इतना काम कर लिया। तो उसकी प्रदर्शनी भी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक आ रही थी। तो क्या है, तो एक समय ऐसा भी आया था, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधानों के मतलब कपड़ों के जो उसने गढ़े थे, प्रदर्शनी मतलब उसका एग्जीबिशन लगना, मेला लगना, वहाँ पे जो है तो वो दिखाया जाना जो भी उसने बनाया था। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। काठियावाड़ जो है एक तरह की खास तरह की कलाकारी होती है जो कि गुजरात में की जाती है। फिर उसके साथ साथ में लखनऊ में भी होती है, बंगाल में भी होती है। तो उन सब की जो कशा अधिकारी थी उसकी झलक दिखाई दे रही थी उसकी आकृतियों में जो कि ईला ने बनाई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ मिक्स करके बना रही थी, बहुत ही एक क्रिएटिव चीज़ बना रही थी। तो जो कि देखने में भी सुंदर लग रही थी, प्लस उसके बनाया भी उसने पैरों से था, तो वो और भी लुभावनी थी। इसलिए जो है उसकी बनाई गई कलाकारी जो थी वो एग्जीबिशन में लगाई गई, उसकी प्रदर्शनी लगी। फिर उसके बाद में क्या है कि पत्तियों को चिनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, फिर पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। तो ये सब जो थी कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने बना रखी थी। अब ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं कि जिनको जो एक बार ऐसी आकृतियाँ बना दी जाए और ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो कि वो नहीं है, उनको बोलते हैं ज्यामितीय आकृतियाँ। तो इस तरह से कुछ आकृतियाँ बनाती थी कि ऐसा लगता था कि ये जो है सभी की सभी आकृतियाँ नहीं हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग वो तो होंगे ही। उसके बाद में आप पारंपरिक डिज़ाइनों में ये नवीनता सभी को बहुत भाई। अब पारंपरिक जो डिज़ाइन थे, जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन में थे, उसमें ये जो नवीनता लाई थी उसने, ये एक नवीकरण जो लाया था, नया ट्रेंड लाया था, लोगों को बहुत अच्छा लगा। इला के पाँव अब रुकते नहीं थे, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए हुए सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे उन्होंने चैप्टर को ख़त्म किया हुआ है कि ईला जो है अब रुकती नहीं थी, उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी क्योंकि उसको सक्सेस मिल चुकी थी। होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसको सफलता मिल रही थी, इज्जत मान सम्मान सब मिल रहा था। और अनूठा विश्वास तो आना ही था उसके अंदर, क्योंकि उसने जो पेंट बनाए थे, कदाकारी की थी, वो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई थी, उसकी प्रदर्शनी लगी थी। तो इसलिए जो है मुस्कान तो आनी आनी थी, विश्वास भी उसका बढ़ना ही था। तो इस सब के चलते सुनहरी रुपैली बूटियाँ उकेरते हुए थकती नहीं थी। तो मतलब उसको जब ये सब मिला, उसके होठों पे मुस्कान आई, अनूठा विश्वास अब मिला तो क्या करती कि इसी जोश में जो है वो सुनहरी रुपैली बूटियों को उकेरते हुए चलती थी और कभी थकती नहीं थी। तो फ्रेंड्स, यहीं पे चैप्टर खत्म करते हैं। जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।